हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। जी हाँ, डेट आ चुकी है, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और पेपर प्रीलिम्स का है अप्रैल में। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो अभी भी समय है, कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि फॉर्म किस तरीके से भरा जाने वाला है। कई बार स्टूडेंट से मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो गलतियां ना हो आपसे। इसके लिए आपको पूरी डिटेल वाइज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है होनी चाहिए आपके पास में, और यहाँ पर कोई भी गलती आपकी इसके बाद में नहीं हो पाएगी। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। डेट जो है वो है 10 जनवरी, यानी 10 जनवरी से हमारे फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है MPPSS के जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, इसके होम पेज पे जाना है। होम पेज कैसे मिलेगा आपको? mpsc.mp.gov.in, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, mpsc.mp.gov.in। इसमें ये होम पेज मिलेगा आपको। इसके नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे अगर आप, तो इसमें आपको मिलेगा इस जगह पे एक टैब मिल जाता है, इसका रेड कलर से है, अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, एक नई विंडो ओपन होके आ जाती है और इस नई विंडो में आपको एक पहला जो नंबर का अप्लाई ऑनलाइन में टाइटल मिलता है, वो मिल रहा है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर द स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2026। यानी जो राज्य स्तर की जो हमारी सिविल सेवा होती है उसके लिए जो फॉर्म भरा जाने वाला है वो पहला ही वाला है इस समय पे। इसके फॉर्म फिलअप होने की जो स्टार्ट डेट है वो है 10 जनवरी 2026, यानी 10 जनवरी से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। और कब तक भरा जाने वाला है, एंड डेट क्या है, वो है 9 फरवरी 2026, यानी 9 फरवरी तक इस फॉर्म को फिलअप करना है। लेकिन इतना भी देर मत कीजिएगा। अगर आप देर करेंगे हो सकता है कि बाद में सर्वर का कोई इशू आ जाए, फॉर्म फिलअप ना हो पाए। उस समय बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्म फिलअप करने लगते हैं, तो साइट कभी कभी क्रैश हो जाती है। तो अवॉइड कीजिएगा डिले करने के लिए। अभी अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो सही रहेगा। करना कैसे है, ये पहला वाला जो लिंक है, इसमें आपको लिंक का जो एक यहाँ पर इसको है, इसको क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नई विंडो ओपन होके आ जाती है और ये जो विंडो है ये आपको उसी लिंक से मिल पाएगी। MPPCS की यहाँ पर कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड PDF भी आपको मिल जाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए स्टार्ट डेट है 10 जनवरी 2026, एंड डेट है 9 फरवरी 2026। ये एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट डेट होगी। इसके बाद में आते हैं अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसकी पे करने की जो डेट होती है वो कितनी है, वो 10 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में रहेगी। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो साथ में लास्ट में आपको ये पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, तो वो आपको 10 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में मिलने वाला है। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है, सेव कर लिया है, लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो उसके बाद में आप अगर पेमेंट करना चाहें तो इस लिंक पर आप एक्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आइए, इसके बाद में अगली डेट कौन सी है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो चुकी है, आपको उसको कुछ सही करना है, एड्रेस में कोई भी आपका जो डेटा डेटा दिया हुआ है उसमें कोई इंप्रूवमेंट करना है, सही करना है, तो उसकी जो विंडो है वो खुलेगी 15 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में। 15 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में एडिटिंग की डेट जो है वो जो भी चीजें रहती हैं उसकी डेट से आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगला जो लिंक है वो है एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस का, डुप्लीकेट रिसीप्ट और एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस, उसका लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो लिंक आपको मिल रहा है वो कौन सा है, दैट इज एडवर्टीजमेंट लिंक, यानी जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन आया हुआ है हमारे एग्जामिनेशन का, उसको एक बार देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ द स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक अलग से पूरा एक PDF इस तरीके से खुल के आ जाने वाला है। यही हमारे एग्जाम का नोटिफिकेशन भी है। यहाँ पर जो डेट्स लिखी हुई है, यू कैन सी हियर। प्रवेश पत्र की उपलब्धता तिथि, यानी जो एडमिट कार्ड हैं वो कब मिलने वाले हैं, 16 अप्रैल को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। 16/4/2026 लिखा हुआ है, तो चौथा महीना अप्रैल होगा, 16 अप्रैल को हमारा एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। तो पेपर कब होगा, यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो है 26 अप्रैल, यानी एडमिट कार्ड रिलीज होंगे एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले ही 26 अप्रैल को पेपर होने वाला है। तो अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च और उसके बाद में अप्रैल। साथ साथ यहाँ पर दो प्रश्न पत्र होंगे। यहाँ पर पहला होता है सामान्य अध्ययन का, दूसरा होता है द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण का। तो वो जो टाइमिंग है वो आपको मिलेगा 10 बजे से 12 बजे तक और 2:15 से 4:15 बजे तक आपको मिलेगा। यानी 26 तारीख को ही, 26 अप्रैल को ही जो पहला पेपर होगा वो आपका होगा 10 बजे से 12 बजे तक का GS पेपर। उसके बाद में 2:15 से 4:15 बजे तक आपका सेकेंड पेपर होने वाला है, उसी दिन हो जाएगा।
अब ये बातें हो गई हमारी डेट्स, जो डेट्स होती हैं उनके बारे में। कुछ और भी चीजें, अगर आप विलंब करते हैं पेमेंट करने में तो 3,000 रुपए लगेगा इसमें, और विलंब करते हैं शुल्क चुकाने में तो बहुत सारी चीजें यहाँ से लिखा हुआ है 17 फरवरी से 1 अप्रैल के बीच में। तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखा है कि 25,000 रुपए का आप ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क 25,000, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, हमें इतना पेमेंट करना ही नहीं है। हमें सिर्फ जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखेंगे, एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं और उसको फॉलो कीजिएगा। आप यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वो भी जरूरी हो जाता है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है उसको देखने के लिए इस पीडीएफ को थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे की तरफ में, और यहां पर पूरी पोस्ट आपको मिल जाने वाली है। जैसे ये आपकी पोस्ट मिल जाएंगी, इधर जितनी भी पोस्ट यहाँ पे लिखी हैं आप देख पा रहे 17, 18, 19, इस तरीके से पूरा 21 तक आपको मिल रही है। 21 टाइप्स की पोस्ट आपको मिलेंगी, और सबसे लास्ट में इसका टोटल योग करके दिया हुआ है, कुल पद कितने आ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे। कुल पद मिल रहे हैं 155, यानी 155 आपको पोस्ट यहाँ पे मिल रही होती हैं। तो ये पूरा शेड्यूल है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप पूरा इस एप्लीकेशन जो आपको आया हुआ है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पोस्ट वाला पार्ट है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि फॉर्म फिलअप करना है तो इसकी डेट कैसे डिसाइड होने वाली है। डेट डिसाइड होगी 1 जनवरी 2026 से ही। कट ऑफ डेट जो डिसाइड होती है फॉर्म फिलअप करने के लिए, दैट इज डिसाइडेड फ्रॉम द डेट 1 जनवरी 2026। लिखा है ना, आयु की गणना। आयु, आप अपनी आयु को कैसे जज करेंगे कि कितनी आयु जो है आपकी है और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वो है हमारे 1 जनवरी 2026। ठीक है, और साथ में आपकी जो आयु की गणना है वो जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित होगी। यानी हाई स्कूल का जो हमारा पेपर होता है, 10th क्लास का जो पेपर होता है, उसकी जो मार्कशीट होती है उसमें लिखा रहता है डेट ऑफ बर्थ, और वही मान्य होती है। तो चलिए ये वाली बात हो गई हमारे इसके बारे में, कि जिसमें हम एडवर्टीजमेंट जो है इसको आप अच्छे से पढ़ना आपको पड़ेगा ही। इसमें लिंक को क्लिक किया था हमने, लिंक को क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आए थे और एप्लीकेशन फॉर्म की एडवर्टीजमेंट को हमने डाउनलोड किया था। साथ साथ एक और चीज, स्टेट का फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, फॉरेस्ट सर्विस क्योंकि साथ में ही आ रहा होता है, उसको भी अगर आप डाउनलोड करना चाहें एडवर्टीजमेंट को तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से। अब स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है बिना देरी किए हुए। इसको जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है इसके सामने एक्शन पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करेंगे आपको इस पूरे पार्ट को, जितने भी हमें दिशा निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसको पूरा पढ़िएगा जरूर, और साथ में इसको जब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। लेकिन आई एक्सेप्ट पे क्लिक कब तक नहीं होगा, जब तक आप यहाँ पर सारे पढ़ ना लें, और साथ में यहाँ पर क्लिक करके इन दोनों लिंक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। इन दोनों क्या मतलब, इन लिंक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से वही पीडीएफ निकल के सामने आ पाता है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, नोटिफिकेशन वाला जो एडवर्टीजमेंट भी आया था ना उसका। तो दोनों को आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप राज्य ये जो फॉरेस्ट सर्विस वाला पेपर है उसका आपको ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन, और साथ में यहाँ पर आपको इसका मिल जाता है हमारी स्टेट सिविल सर्विस के लिए। अब हम क्या करेंगे, कैंडिडेट जो डिक्लेरेशन है, अभ्यर्थी की घोषणा है, इसको आप यहाँ पर अपने इस जगह पर टिक भी किया हुआ है। नाउ यू विल गो एंड आई एक्सेप्ट पे यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ से फॉर्म अपना स्टार्ट हो जाता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आवेदित परीक्षा का नाम, क्योंकि मैंने बताया आपसे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टेट सिविल सर्विसेज का भी फॉर्म भर रहे हैं, फॉरेस्ट का भी एग्जाम का फॉर्म भर रहे होते हैं साथ साथ, और कंबाइंड भी कर रहे होते हैं। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप दोनों बोथ करना चाहते हैं, स्टेट सर्विस का करना चाहते हैं या फिर फॉरेस्ट सर्विस का करना चाहते हैं। किसी को भी आप क्लिक करना चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार में। अभ्यर्थी का प्रथम नाम या जो फर्स्ट नेम होता है वो यहाँ पे लिखेंगे, मिडिल नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, और अंतिम नाम यानी जो सरनेम होता है आपको इस जगह पे फिलअप करना है। इसके बाद में अभ्यर्थी का जो जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जो जन्म तिथि है वो आप यहाँ पर स्क्रॉल करके जो भी आपकी जन्म तिथि रहेगी ईयर वाइज आप यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में मंथ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में डेट को सिलेक्ट करके आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपकी आयु यहाँ पे लिख के आ जाएगी। साथ में उसके बाद में आपके फादर का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं। आप अगर मैरिड हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो नो करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो क्या होगा, आपके
पत्नी या फिर पति का नाम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा और जीवित बच्चों की संख्या लिखनी पड़ेगी। अंतिम बच्चे की जन्म तिथि जो है वो भी डालनी पड़ेगी, साथ साथ अंतिम बच्चे अगर जुड़वा हैं, यस नो, क्योंकि सारी डिटेल्स आपसे ली जा रही है फॉर्म फिलअप करते समय पे। ये बहुत ही सिंपल है, इजीली आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। आई जस्ट गो मूव फॉरवर्ड। अगर कोई विधवा है, तलाकशुदा है या फिर परित्यक्ता महिला है तो उनको भी यहाँ पर यस और नो डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं मूल सूचना का विवरण पे, यानी आपके सामने जो लिखा हुआ है इस जगह पे, मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी हैं, अगर हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आपको नो करना पड़ेगा। जैसे ही आप यस करते हैं तो आपके सामने कैटेगरीज का एक सेक्शन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन के लिए। अगर आप यस करते हैं तो श्रेणी जो है आपकी, श्रेणी जनरल, SC ST OBC या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी EWS। अब आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, मान लीजिए कि आप SC ST OBC, मैं OBC को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब OBC अगर हैं तो, क्योंकि जनरल होंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, जनरल है तो पूरा सीधा निकल जाएंगे, आपको कुछ फिलअप नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने OBC को फिलअप किया है तो क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं? अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो अब तो आप जनरल की तरह ट्रीट हो जाएंगे। जैसे मैंने यस कर दिया, क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप जनरल यानी अनरिजर्व्ड की तरीके से आप यहां पर कंसीडर किए जाएंगे। अगर आपने नो कर दिया कि आप जो है वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, तब आपके सामने एक नई एक टेबल खुल के आ जाती है और आपको वहां पर फिलअप करना पड़ेगा जो आपने अपना रिजर्वेशन लेने के लिए, OBC लेने के लिए जो भी आपने आपका सर्टिफिकेट होता है, तो उस सर्टिफिकेट के जारीकर्ता का पदनाम, कई बार ऐसा होता है कि तहसीलदार होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो कि गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनका ही पद होता है जो कि ये जारी कर सकते हैं। प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम आपको डालना पड़ेगा, किस जिले से आप बिलोंग कर रहे हैं या फिर किस जिले से वो जारी हुआ है सर्टिफिकेट। प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना पड़ेगा और प्रमाण पत्र जारी होने की डेट डालनी पड़ेगी। ये अपडेटेड यानी रिसेंट का रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि और भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं इसमें, अगर रिसेंट का रहता है तो। पुराना रहता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एडवर्टीजमेंट है, हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें लिखा रहता है कि इस डेट से इस डेट तक के बीच में ही, यानी पिछले 1 महीने, पिछले 6 महीने में बना हुआ ही सर्टिफिकेट मान्य होता है। तो ये ज़रूर ध्यान से आप बनवा लें, और अभी भी समय है, आराम से बन भी जाएगा हमारी डेट के अंदर ही, और आप फिलअप करके फॉर्म पढ़ाई करना स्टार्ट भी कर देंगे। दिव्यांगता का विवरण अगर देना चाहें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो भी हमारे दिव्यांगजन व्यक्ति होंगे, तो इसमें दिव्यांगजन अगर यहाँ पर तो चिकित्सा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है, यस नो अगर जारी किया गया है तो उसके बारे में डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी, कितना % वो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, न्यूनतम 40% एवं अधिक दिव्यांग है या नहीं, दिव्यांगता का प्रकार कैसा है, प्रकार आपको दृष्टि बाधित है या फिर श्रवण बाधित है या फिर बहुविकलांग है या फिर साथ में अस्थि बाधित भी हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेंगी। इट इज वेरी सिंपल, जो लोग यहाँ पर दिव्यांगजन होंगे वो आराम से इस चीज को फिलअप कर सकते हैं, जानते भी होंगे, उनके पास में सर्टिफिकेट भी होगा और इस चीज को इजिली फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर अन्य विवरण पे। क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने से के दंड से दंडित किया गया है, यानी पनिशमेंट मिला है उसको, ऐसा कभी भी? क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी भी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यानी आप किसी और फॉर्म को फिलअप कर दिया है आपने और वो उस प्रोसेस में है, आपने एग्जाम दिया है, ऐसा है क्या? डिटेल्स डालना पड़ेगा। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यानी अगर ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में आपका नाम इन्वॉल्व है, क्या आपका नाम किसी भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर यस और नो करना है। अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर, सैनिक, निगम, मंडल, स्वशासी संस्थाओं में सेवारत हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल ये फॉर्म फिलअप जो है वो करवाया जा रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा डिटेल वैसा नहीं है कि आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी। रोजगार के कार्यालय के जीवित पंजीयन का विवरण, क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है? यस नो फिलअप कर दीजिएगा, अगर है तो पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। क्रमांक जारी करने वाले जिले का नाम और जारी होने की तिथि का नाम, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। अगर आपके पास में डिटेल्स, अगर आपने यस कर दिया है, डिटेल्स आपके पास में नहीं है, तो जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू टाइम होगा, उस टाइम पर जो DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पर आपको यहाँ पर ये प्रस्तुत करना होगा। लिखा भी हुआ है, किंतु मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। ये जरूरी हो जाएगा उस टाइम पे, कब? इंटरव्यू के टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भूतपूर्व सैनिक विवरण।
क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ जाइए। डेट डालनी पड़ेगी अगर हैं तो, और साथ साथ सेवानिवृत्ति की अगर तारीख है वो भी डालना पड़ेगा। कुल अनुभव वो अपने हिसाब से, अगर आप डेट यहाँ पे डालेंगे, आपकी नियुक्ति का समय डालोगे और आपके सेवानिवृत्ति का समय डालोगे, तो अपने आप से यहाँ पर कुल जो आपकी सर्विस का टाइम है वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों के लिए, अगर मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हैं और कल्याण विभाग की अंतर जाति विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी अन्य जाति में अगर विवाह किया है, आपने अगर किया होगा तो, और करते भी हैं अगर फ्यूचर में, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलता है। सरकार की कई ऐसी स्कीमें होती हैं, योजनाएं होती हैं जो कि आपको पुरस्कृत करती हैं। क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी हैं? यस नो, इन सारी चीजों को फिलअप करना जरूरी है अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। क्या अभ्यर्थी स्नातक हैं? क्या अभ्यर्थी स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं? अभी भी आप स्टडी कर रहे हैं आपकी ग्रेजुएशन वाले पार्ट में। यदि हाँ तो हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा का उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको फिलअप करनी है। हाई स्कूल की प्रणाली कैसी थी? सीजीपीए थी, ग्रेडिंग सिस्टम था, या फिर परसेंटेज डिवीजन वाला जो पार्ट था उस तरीके से था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। 10th का हो जाएगा विषय, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, डिवीजन क्या था आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, बोर्ड, संस्थान, विश्वविद्यालय, आर्मी डिवीजन का नाम, उत्तीर्ण वर्ष और प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो रोल नंबर होता है उसको रोल नंबर ना डालने की जगह जो उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है वो डाल देते हैं, तो वो गलती मत कीजिएगा आप लोग। इंटरमीडिएट और स्नातक का इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, अगला पॉइंट यहाँ पर है, ग्रेड सीजीपीए के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत, जो आप प्रतिशत डालोगे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है। कई बार ऐसा होता है कि परसेंटेज में होता है लेकिन सीजीपीए में फिलअप करना है, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें वहां से आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका परसेंटेज और सीजीपीए में क्या कन्वर्जन रेट रहता है। नेक्स्ट आते हैं आगे, सेवा का विवरण। सेवा के बारे में जो भी धारित पद हैं सैनिकों के लिए वाला पार्ट है ये वाला, तो वो यहाँ पे फिलअप किया जा सकता है। यात्रा भत्ता विवरण, क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं? केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांग जनों हेतु ही ये व्यवस्था की गई है कि वहां पर उन्हें यात्रा भत्ता यस या फिर नो मिलेगा या फिर ना मिलेगा। फिर आते हैं बैंक विवरण। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके ही बैंक खाते, जो एस्पिरेंट है हमारा, जो भी विद्यार्थी है हमारा, अभ्यर्थी केवल स्वयं के बैंक खाते का विवरण ही दें, किसी और का नहीं देना है, मदर फादर का नहीं देना है, अपना ही बैंक खाता होना चाहिए। किसी अन्य के बैंक खाते में भुगतान संभव नहीं होगा। तो बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता धारक का नाम, आईएफएससी कोड, शाखा का कोड, खाता संख्या, सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उपरोक्त दी गई बैंक विवरण की पासबुक की मुख्य पृष्ठ की स्कैन कॉपी, कई बार होता है कि पासबुक की जो फर्स्ट पेज होता है उसकी स्कैन कॉपी डालनी पड़ेगी, एंड दैट शुड बी बिटवीन 20 KB टू 200 KB, 200 से 20 से 200 KB के बीच में वो फोटो होनी चाहिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे चेकबुक होती है तो कैंसल्ड जो चेक होता है उसकी भी फोटो यहाँ पे डाली जा सकती है, चूज फाइल करके आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसके अलावा पत्राचार हेतु, मान लीजिए जो एड्रेस है आपका वो कैसे, वो अगर यहाँ पे फिलअप करना है तो वर्तमान पते का प्रकार क्या है, हॉस्टल अकोमोडेशन में रहते हैं, हाउस ऑफ द रिलेटिव, किसी के पास रहते हैं, रिलेटिव के पास रहते हैं, अपना घर है या फिर रेंटेड हाउस है, 4 प्रकार के चीजें यहाँ पर डाल दी गई हैं। वर्तमान पते के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अब अगर आपने डाल दिया है इस जगह पे कोई लोकेशन का पार्ट, तो उस जगह का एड्रेस के लिए एड्रेस प्रूफ डालना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपका ओन हाउस है और आपके पास में खुद का आधार कार्ड है, आधार कार्ड में भी सेम ही एड्रेस पड़ा हुआ है, तो वो आधार कार्ड आप यहाँ पर 20 से 200 KB के बीच वाला डाल सकते हैं। साथ में अगर मान लीजिए कि हाउस ऑफ रिलेटिव है, किसी के यहाँ रहते हो या फिर किसी हॉस्टल में रहते हो, तो वहां का जो एक एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि क्या वर्तमान पत्राचार हेतु स्थायी पता समान है, समान होगा तो उसको क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्थायी पता भी यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। राज्य, जिला, पिन कोड, वेरी सिंपल, मुझे लगता है बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग इतने बड़े हैं कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक हेल्प के तौर पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। फोटो आपकी होनी चाहिए 20 से 200 KB के, 20 से 100 KB के बीच की आपकी फोटो होनी चाहिए। चूज करेंगे वो चीजें आ जाने वाली हैं। क्या अभ्यर्थी ने अपना फोटो उचित स्थान पर संलग्न किया है, ये चीज तब होगी जब आप इसको सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद में फोटो आ जाएगी और वो प्रॉपरली आपकी प्रॉपर जो फोटो होगी उस तरीके से दिखनी भी चाहिए 20 से 100 KB के बीच में, ठीक है। इसको क्लिक कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालने के बाद में और यहाँ पर अपना
जो घोषणा पत्र होगा इसको आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद में अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर जो है वो भी 10 KB से 100 KB के बीच की एक JPG फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड कर दोगे, ये सारी कर दोगे और अभ्यर्थी ने अपना हस्ताक्षर उचित स्थान पर संलग्न किया है, इसको भी टिक कर दोगे। ये सारी चीज़ करने के बाद में आप यहाँ पर जैसे ही फोटो और सिग्नेचर कर दिया, वेरिफिकेशन कोड में 7-4 कितना होता है आप सभी को पता ही होगा, वो चीज़ यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड के बारे में यहाँ पर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने फॉर्म फिलअप इसमें किया नहीं है, तो इस वजह से मेरा विंडो जो है वो नेक्स्ट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट विंडो में कुछ नहीं है, उसमें बस जो आपका एड्रेस होगा उस हिसाब से आपकी जो एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो लोकेशन होगी यानी सिटी होगी वो आती है। और उसके बाद में जो अगली विंडो होती है नेक्स्ट करेंगे तो वहां पर पेमेंट स्टेटस आता है। पेमेंट कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से, इस तरीके के एक विंडो आती है और उस विंडो से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई फॉर्म फिलअप के बारे में। और इसके बारे में कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस PDF को ज़रूर पढ़ें। ये फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन का एडवर्टीजमेंट है और साथ में अगर स्टेट सर्विस का पढ़ना चाहें तो वो भी आपको ये मिल जाने वाला है। एक एक डिटेल, एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी है। डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करने वाले हैं उसके लिए कोई भी अगर आपको लगता है कि अपडेटेड बनवाना है तो जल्दी से बनवा लीजिए, बहुत समय नहीं लगेगा। 10 से 12 दिन में अगर बन जाता है तो भी आपकी जो विंडो है फॉर्म फिलअप करने वाली, यानी 10 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में, तो वो अभी भी अच्छी खासी चलती रहेगी। फिलअप कर दीजिएगा, नया डॉक्यूमेंट रहेगा, कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी। और मैं तो कहूँगा देर करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना जल्दी फॉर्म फिलअप करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो डेट्स मैंने बता दी आपको, फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो बता दिया है। इसके अलावा ऐसे साथी जो कि स्टडी IQ की हेल्प लेना चाहते हैं, हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो एस्पिरेंट्स जो कि नेक्स्ट ईयर के हमारे MPPC एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, फिर स्टेट PCS एग्जामिनेशन तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए लाया गया है आरंभ 17.0। ये एक फाउंडेशन का बैच है। अगर आप शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ये जो बैच है ये बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाई जाती है। फाउंडेशन कोर्स हो गया ये वाला। मेरा कोड अगर आप AKS लाइव यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट रेट में आपको एक बैच जो है वो मिल जाने वाला है। और अभी चल रही है एक सेल भी, सेल का नाम क्या है, स्टेप इनटू द सक्सेस सेल, एंड 50% का ऑफ यहाँ पर भी आपको दिया जा रहा है। लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, कब तक चलने वाला है ये एडमिशन, इसमें 17 जनवरी तक चलने वाला है। और ये सेल जब तक चलेगी तब तक आपको 50% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। पूरा फायदा उठाइए इस सेल का। हमारे कोर्सेज जितने भी आते हैं, जो आरंभ बैच है, फाउंडेशन का है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे जाके आप इस कोर्स के फीचर्स जान सकते हैं। मैं बता देता हूँ, लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, इसमें मेंटरशिप मिलती है, साथ में इसमें डेली आंसर राइटिंग, क्योंकि मेंस की तैयारी भी साथ साथ करनी पड़ेगी। क्वेश्चन जितने भी दिए जाते हैं उन सबके आंसर लिख के आप भेजेंगे। इवैल्यूएशन आपको मिलता है 24 घंटे के अंदर अंदर। टेस्ट सीरीज मिलती है, कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में, आपकी जो भी भाषा रहेगी उसमें, क्रक्स नोट्स के माध्यम से, लेक्चर नोट्स के माध्यम से, और साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है NCERT का एक सपोर्ट भी, जो कि आपका बेस क्लियर करेगा। NCERT का बैच 10,000+ MCQs का एक अलग से बैच मिल जाता है अगर आप प्लैटिनम बैच लेते हैं, क्योंकि हमारे 2 बैचेस हैं, एक होता है गोल्ड बैच, एक होता है प्लैटिनम बैच। प्लैटिनम बैच जो है वो आपको मिलता है 4 साल की वैलिडिटी के लिए, और गोल्ड बैच मिलता है 2 साल की वैलिडिटी के लिए। तो बेटर रहेगा कि आप 4 साल की अगर वैलिडिटी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल रहे हैं। जैसे क्रैश कोर्स है तो उसमें आपका इनरोलमेंट अपने आप से हो जाएगा, आपके घरों में बुक्स डिलीवर हो जाएंगी, EMI का ऑप्शन अवेलेबल है, और जैसे मैंने बताया NCERT का बैच है 10,000+ MCQ से, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। नीचे दिए हुए नंबर है 76400300। इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं हमारे बैच के बारे में। 76400300 इस नंबर पे कॉल कीजिए और जुड़ जाइए स्टडी IQ के साथ में। AKS लाइव मेरा कोड है, इस कोड से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट भी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आप अगर हमारे स्टडी IQ के ऐप से कोई भी फ्री कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करके आप हमारे एप्लीकेशन को, यानी स्टडी IQ के जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। जो भी फ्री कंटेंट वहाँ पे है, करंट अफेयर्स का है, इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उन सभी के बारे में जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, PDF आ रहे होते हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी वे में आपको जो फ्री इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। मेरा स्टडी IQ PCS का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो है PCS सारथी। यहाँ को इस QR कोड को आप स्कैन करके भी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए आप, और बहुत सारे यहाँ से आपको
जो भी हमारे फैकल्टीज के लिंक्स आ रहे होते हैं वीडियोस के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मुझसे जुड़ना है अगर आपको, तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, abhishek.singh@studyIQ.com। इससे आप मुझसे जुड़ पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। एमपीपीसीएस 2026 का जो भी प्रीलिम्स है 26 अप्रैल को होने वाला है, तो आप उसके लिए तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए। समय बहुत कम है और आपके सपने बहुत बड़े हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।